नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 11 की जो बुक चल रही है हमारी आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 1, और इसका आज हम पाठ नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया। यानी भारत में जो संविधान है ये किस प्रकार बना और उससे पहले पैसे क्या क्या प्रावधान जो है आज़ादी से पहले किए गए और आज़ादी के बाद जो है संविधान बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे। इससे पहले हमने दो पार्ट पढ़ाए हैं, वो नहीं देखे, आई बटन में उनके लिंक मिलेंगे, जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो देखो, भारत में आज़ादी के पश्चात संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना हुई। यानी भारत में जब भारत देश आज़ाद हो गया तो संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना हुई। मध्यकालीन राजतंत्रीय व्यवस्था से संवैधानिक लोकतंत्र की विकास की यात्रा विभिन्न चरणों से हुई। यानी जो मध्यकाल की जो राजतंत्रीय व्यवस्था थी उससे लेकर जो संवैधानिक लोकतंत्र की विकास की यात्रा है ये अलग अलग चरणों से हुई। इन चरणों में महत्वपूर्ण घटक ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन था। यानी इन्हीं चरणों में जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आना था। ब्रिटिश क्राउन ने सन 1600 ईस्वी में एक चार्टर या राजपत्र जारी कर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। यानी जो ब्रिटिश क्राउन था, ब्रिटिश की महारानी थी, उन्होंने 1600 ईस्वी में एक चार्टर या राजपत्र जारी कर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी का नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू ईस्ट इंडीज रखा गया। यानी ये इसका पूरा नाम था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम सन 1612 में सूरत में अपना कार्यकाल स्थापित किया। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहला जो कारखाना या जो कोठी या जो कार्यकाल खुला था वो 1612 में सूरत में खुला। शुरुआत में ये कंपनी एक व्यापारिक संस्था थी। यानी शुरुआत में ये क्या सिर्फ एक व्यापारिक संस्था थी। प्रारंभ में चार्टर यानी राजपत्र के अनुसार कंपनी को कुछ सीमित विधायी एवं न्यायिक अधिकारी प्राप्त थे। यानी जो चार्टर या राजपत्र था उसके द्वारा कंपनी को कुछ सीमित विधायी और कुछ न्यायिक अधिकार प्राप्त थे। परंतु धीरे धीरे इसने अपनी कार्यशैली बदली। यानी जो कंपनी है इसने अपनी कार्यशैली बदली और 1765 के आते आते यह एक ऐसी क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरी जो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य विस्तार का साधन बनी। यानी 1765 के आते आते ये एक ऐसी क्षेत्रीय शक्ति बनी जिससे भारत में जो अंग्रेजी साम्राज्य इसका विस्तार जो है हुआ। ब्रिटिश शासनकाल को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। यानी जो ब्रिटिश शासनकाल है इसको दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला सन 1857 तक कंपनी का शासन और दूसरा 1858 से 1947 तक ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन। यानी 1857 तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता है और 1858 से 1947 तक जो है वो ब्रिटिश ताज का शासन चलता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है 1775 में प्लासी की लड़ाई लड़ी। यानी 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी, 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा और 1765 में इलाहाबाद की संधि से अपने प्रभाव में इन्होंने वृद्धि की। इलाहाबाद की संधि से इन्हें जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात जो लॉर्ड क्लाइव था उसने लॉर्ड क्लाइव के जो द्वैध प्रशासन उसने बंगाल में अराजकता उत्पन्न की थी। यानी इलाहाबाद की संधि में वहाँ पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा से दीवानी बनी। तो जो क्लाइव था उसने क्या द्वैध प्रशासन लगा दिया, जैसे बंगाल में अराजक स्थिति उत्पन्न हुई। कंपनी का संचालन जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किया करते थे, जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स द्वारा चुने जाते थे। यानी इसका जो संचालन वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो प्रोप्राइटर्स द्वारा चुने जाते थे। ये जो प्रोप्राइटर्स थे ये कंपनी के हिस्सेदार थे। भारत में कंपनी के प्रभाव में वृद्धि के फलस्वरूप कंपनी के कर्मचारियों द्वारा अत्यधिक मुनाफा कमाने व कंपनी के आर्थिक संकट में उलझने के कारण इस पर ब्रिटिश संसद सरकार के अधिक प्रभावी नियंत्रण की मांग उठने लगी। यानी जब भारत में जो कंपनी का प्रभाव है इसकी वृद्धि फलस्वरूप जो कंपनी कर्मचारी वो ज़्यादा मुनाफा कमाने लगे और कंपनी की जो आर्थिक संकट में उलझने के कारण जो है ब्रिटिश संसद और सरकार ने कहा कि इस पर अपनी जो है ब्रिटिश सरकार को इस पर मांग उठानी चाहिए। इसी हेतु ब्रिटिश संसद द्वारा 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। यानी 1773 में ब्रिटिश संसद में एक एक्ट पारित हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट। ब्रिटिश संसद के इस संवैधानिक दखल ने भारत में संवैधानिक इतिहास की लंबी प्रक्रिया आरंभ कर दी। यानी 1773 में जो है पहली बार जो है ब्रिटेन संसद ने संवैधानिक दखल किया है। इसी से जो है भारतीय संवैधानिक इतिहास प्रारंभ होता है, जो निम्न शीर्षों के अंतर्गत वर्णित किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। भारत में संवैधानिक विकास का यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी भारत में अगर हम संवैधानिक विकास की बात करें तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये सबसे महत्वपूर्ण कदम था।
क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करने का पहला प्रयास था। यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा जो कंपनी पर लगाम लगाने का यह पहला प्रयास था। इस एक्ट से कंपनी के कार्यों व अधिकारों में निम्न परिवर्तन है, यानी कुछ परिवर्तन किए गए। कौन कौन से? पहला है, इस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बना गया, यानी जो बंगाल का गवर्नर था उसको नाम गवर्नर जनरल दिया गया। इस प्रकार बंगाल के जो तत्कालीन गवर्नर थे वारन हेस्टिंग्स, वह बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। दूसरा, गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्यों का प्रावधान, यानी गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें 4 सदस्यों का प्रावधान। तीसरा, इस एक्ट में ब्रिटिश भारत में केंद्रीय सरकार की नींव, यानी जो ब्रिटिश एक्ट, इस एक्ट में जो ब्रिटिश भारत है इसमें केंद्रीय सरकार की नींव रखी। कलकत्ता जो प्रेसिडेंसी है इसको पदोन्नत किया गया, यानी इसको मतलब प्रमोट किया गया। उसे अधीनस्थ प्रेसिडेंसियों की जो विदेश नीति, युद्ध एवं शांति मामलों पर नियंत्रण भी दिया गया। चौथा, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय प्रशासन पर जो संसदीय नियंत्रण, यानी जो संसद के नियंत्रण की शुरुआत हुई और भारत में सर्वप्रथम कंपनी के प्रशासन एवं कर्मचारियों पर न्यायिक नियंत्रण हेतु सुप्रीम कोर्ट की भी यहाँ पर स्थापना की गई थी। अतः स्पष्ट है कि रेगुलेटिंग एक्ट से ब्रिटिश संसद व सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण जो है बढ़ गया। यह एक्ट जो है गुरुमुख निहाल सिंह लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट के अनुसार महान संवैधानिक महत्व था। यानी ये जो पुस्तक है लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, जो गुरुमुख निहाल सिंह ने लिखे, उनके अनुसार ये जो महान है, ये जो महान संवैधानिक महत्व का था, क्योंकि इसमें निश्चित रूप से कंपनी की जो राजनीतिक कार्य उनको स्वीकार किया गया और पहली बार संसद को ये अधिकार दिया कि वे जैसे चाहे वैसी सरकार स्थापित करने का आदेश जो है भारत में दे। इससे जो भारत में सरकार का स्वरूप भी बदला। जो लॉर्ड नॉर्थ है उसके अनुसार इस एक्ट का प्रत्येक अनुच्छेद इस प्रकार बनाया गया कि वह कंपनी के जो मामले हैं उन पर ठोस, सुस्पष्ट और निर्णायक स्वरूप प्रदान करके, यानी कंपनी पर जो है पूर्ण तरह नियंत्रण रखा जा सके। इसके बाद आता है 1781 का संशोधन अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की विसंगतिपूर्ण अधिकारिता को स्पष्टतापूर्वक निर्धारित किया गया। यानी ये अधिनियम है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो भी विसंगति थी, जो अधिकारिता है, उनको स्पष्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट एवं सर्वोच्च परिषद के बीच विवाद व टकराव को कम करने के लिए अधिनियम है। यानी सुप्रीम कोर्ट और जो सर्वोच्च परिषद थी उनके बीच में जो विवाद या टकराव ना हो, इसलिए ये 1781 का संशोधन आता है। पहला, सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को सीमित करते हुए यह रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के प्रशासनिक निर्णयों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट पर एक तो ये रोक लगा दी कि अगर कर्मचारियों की प्रशासनिक निर्णय है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव संबंधी कोई भी निर्णय है, तो उन पर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई नहीं कर सकता। दूसरा, साथ ही राजस्व वसूली से संबंधित व्यक्तियों व कर्मचारियों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई नहीं कर सकता। यानी जो राजस्व यानी कर लेने वाले हैं या उससे संबंधित जो भी व्यक्ति या कर्मचारी उन पर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई नहीं कर सकता। इस प्रकार बंगाल की सर्वोच्च परिषद को सर्वोच्चता स्थापित की, यानी जो बंगाल की सर्वोच्च परिषद थी उसको सर्वोच्च बनाया गया। तीसरा, कानून बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करते समय सुप्रीम कोर्ट को भारतीयों के सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का भी निर्देश दिया। यानी कहा गया कि अगर आप कोई कानून बनाते हैं तो भारतीय उनके सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों को ध्यान रखा जाए। चौथा, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया। यानी जो कलकत्ता की सरकार थी उसी को जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। पांचवा, इस अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट अथवा बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यानी ये जो अधिनियम था इसको कहा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट अथवा बंदोबस्त अधिनियम भी कहा जाता है। तो दोस्तों अगला जो है वो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। यानी 1784 में एक एक्ट लगा था पिट्स इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1776 लगा था उसकी कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो पारित किया। इस अधिनियम से कंपनी की निदेशक मंडल के राजनीतिक कार्यों संबंधित अधिकार कम, यानी जो कंपनी का निदेशक मंडल था उसके राजनीतिक कार्य संबंधित अधिकार कम किया गए। राजनीतिक कार्यों के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जिसका अध्यक्ष जो है ब्रिटिश संसद का सदस्य होता था। इस अधिनियम के पारित होने से ये परिवर्तन है। पहला, कंपनी की सरकार पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ गया, यानी जो कंपनी सरकार थी उस पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ा। दूसरा, गवर्नर जनरल की परिषद में 4 के स्थान पर 3 ही सदस्य कर दिए गए। तीसरा, भारत में कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेशों का नाम दिया गया। यानी ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेशों का नाम, यानी जो कंपनी के अधिकार में जो क्षेत्र जो भी राज्य या प्रदेश थे उनको अब ब्रिटिश भारतीय
ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा गया। चौथा, मुंबई तथा मद्रास में गवर्नर सहायता के लिए जो 3-3 सदस्य काउंसिलिंग भी बनाई गई। सर कार्टनी इल्बर्ट के अनुसार इस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसका मुख्य कार्य था डायरेक्टर्स, ये तो कंपनी के डायरेक्टर्स उनको नियुक्त रखना। इस प्रकार शासन की दोहरी प्रणाली एक कंपनी द्वारा दूसरे संसदीय बोर्ड द्वारा स्थापित की गई। निरीक्षण एवं प्रतिनिरीक्षण की व्यवस्था 1858 तक यूं ही चलती रही। ठीक है, इसके बाद जो है कुछ और भी संशोधन होंगे, वो हम जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद हमने पढ़ा 1781 का संशोधन अधिनियम, 84 का पिट्स इंडिया एक्ट। 3 एक्ट हमने पढ़े। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलना। चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें, स्वस्थ रहें।